बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन विद्या भारती यूट्यूब चैनल काशीप्रान। आज हम लोग बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं के मद्देनज़र हम लोग भौतिक विज्ञान मॉडल पेपर की एक पेपर पर विचार करेंगे और ये आशा करेंगे कि इसी तरह के मॉडल पेपरों का अभ्यास करके आप बोर्ड की परीक्षाओं में अधिकतम नंबर प्राप्त करेंगे। तो आइए एक मॉडल पेपर का हम लोग अभ्यास करते हैं। तो जो मॉडल पेपर है ये आपके सामने है। जो बोर्ड की परीक्षा में जो समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट 15 मिनट पूरा मिलता है आपको पढ़ने के लिए। और इसमें आपके कुल 9 प्रश्न आते हैं। इसमें ये आपके 5 खंडों में है, अ ब स द और य। सभी के अंक दिए गए हुए हैं। पहला और दूसरा 1-1 अंक का है। आपका खंड स 2 अंक का है, खंड द 3 अंक का है और खंड य आपके 5 अंक का है। तो आइए हम लोग खंड अ में चलते हैं। खंड अ में जरा देखिए, पहला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमारा क्या है? वोल्ट वोल्ट मीटर है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपका हो गया वोल्ट मीटर। दूसरा है एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, इसे खींचकर 3 गुना करने पर नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो नए तार के प्रतिरोध के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था? R2/R1 = n²। यानी इसका मतलब ये हुआ कि R2 आपको निकालना है, R1 आपको दिया गया है 5 ओम, 5 ओम, और ये कितने गुना करना है? 3 गुना करना है। याद रखिएगा जब एक ही तार को अगर हम खींच के n गुना करते हैं तो नए तार का प्रतिरोध R2 = n² R1। सभी भैया आप लोग को याद होगा। अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे और ये वैल्यू जब आप रखेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 5 45, 45 ओम। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन ये जरा देखें कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? ध्वनि तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, जल तरंगे नहीं है, रस्सी में उत्पन्न। तो हमारी आंसर क्या हो गया? उष्मीय तरंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, न्यूनतम विचलन 90 - a है, तो a का मान क्या होगा? अब जरा देखिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र था वो था हमारा n = साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। अगर इसमें a की जगह अगर आप देखिए डेल्टा विचलन कोण आपका दिया है 90 - a, अब यहाँ वैल्यूज रखे साइन 90 - a प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है √n = साइन a और a आपका कैंसिल हो जा रहा है, दैट इज 90/2 45 साइन a/2। अब साइन a/2 यहाँ को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें। ये हो गया साइन a/2 = 1/2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और जब यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो साइन a/2 = साइन 60, सॉरी साइन 30। साइन साइन एक तरह से आपका उसको कर दे रहे, तो a/2 = आ गया 30। दिस मीन्स a = आ गया 60 डिग्री। तो आंसर आपका सही होगा 60 डिग्री।
सबको बात समझ में आ रही है? तो यानी हम लोग ने इसमें सॉल्व किया कि साइन उसका पदार्थ का पूर्णांक कितना, इसका न्यूनतम विचलन कोण होगा, ए का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री हम लोग ने निकाला। एक गतिमान कण का संवेग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख रहे हैं हम लोग। एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो हम डी, आपको यहाँ पे याद होगा कि आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार E बराबर mc² और क्वांटम सिद्धांत से E इक्वल टू hc/λ। C कैंसिल, m into c that is momentum P is equal to h upon lambda, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज h अपॉन p। तो आपका तरंगदैर्घ्य आपका ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 पर। अरे अभी इसमें एक छूटा हुआ है आपका, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, तो नतिकोण क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला नतिकोण के लिए हम लोग जान रहे थे, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v/h, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों इक्वल हैं, दैट इज 1। थीटा इज इक्वल टू कितना आपको मिल गया, 45। तो वहां पर एंगल ऑफ डिप जो आपने निकाला, नतिकोण, ये कितना मिल गया आपको, 45 अंश। आप 45 अंश पे टिक कर, तो बहुविकल्पी आपके कितने सरल इसी तरह से आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जल्दी हो जाएगा आपसे। अब आते हैं विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो अब जरा देखें, ये प्लस क्यू आपने रखा आवेश, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो विभव प्रवणता क्या है, किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा बीच की दूरी, लेकिन दूर जाने पर विभवांतर हमारा कम होता जाता है, नेगेटिव होता है, यानी विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर विभव प्रवणता कहलाती है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख रहे हैं। प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो अब जरा देखें कि जब किसी भी तल पर प्रकाश किरणें ये आपतित होती हैं, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को पदार्थ के अंदर से ऊपर तक लाने के लिए आवश्यक हो, इसे हम लोग कहते हैं कार्यफलन। कार्यफलन को अगर आपको याद हो तो हम लोग W से वर्क फंक्शन को दिखाते हैं। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू E न्यू नॉट H न्यू नॉट, जहां H प्लैंक नियतांक है और न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति। न्यू नॉट क्या बेटा, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति को इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज न्यू नॉट की जगह hc/λ। क्या लिख सकते हैं, hc/λ। तो हम लोग ये इसको भी हम लोग ने देखा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का कार्यफलन का अर्थ बताइए। अब एक एंगस्ट्रॉम वाली तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो तरंग की आवृत्ति के लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, यानी आवृत्ति न्यू बराबर होगा c अपॉन लैम्डा। c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा क्या दिया, 1 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10। ये आपका आंसर आ गया 3 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। तो ये हम लोग ने इसको भी किया। लेंज के नियम को समझाइए। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम में हमने दो नियम देखे थे।
जिसमें दूसरा नियम हम लोग लेंज के नियम को भी कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, और ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो इसको लिख लेंगे बढ़िया सा। फिर द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान क्षति को हम लोग कैसे तो किसी भी कण का जो द्रव्यमान है, जब भी दो कण मिलते हैं तो उनके न्यूक्लियनों के भारों का योग उसके संपूर्ण भार से कुछ कम होता है। यह द्रव्यमान क्षति, यह जो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम है, ये परमाणु, यही नाभिकीय की ऊर्जा के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब जरा देखें कि द्रव्यमान क्षति में जो अब उसकी ऊर्जा होगी दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो यही है आपकी द्रव्यमान क्षति, वो है द्रव्यमान क्षति दैट इज डेल्टा एम। तो किसी भी परमाणु का में न्यूक्लियनों का जो संपूर्ण योग है, न्यूक्लियनों के भारों का जो संपूर्ण योग है, उसके भार से, उसके वास्तविक भार से कुछ कम होता है, यही कहलाती है द्रव्यमान क्षति, और यही बंधन ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त हो जाती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, आइंस्टीन के ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा के सिद्धांत से। और इसको हम लोग निकाल लेते हैं कि, और इसी प्रकार हम लोग कहते हैं कि किसी भी परमाणु में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिनकी अधिक होती है उनका स्थायित्व ज्यादा होता है। तो अब जरा देखें अब हमारे प्रश्न 2 खत्म हो गए। अब हम आ रहे हैं खंड स में। खंड स में कह रहा है कि स्थिति कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आप यहाँ पर कोई भी वो बना सकते हैं, कोई भी पृष्ठ ले सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ लें और उसमें हम ये दिखा सकते हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं आपकी उत्सर्जित हो रही है किसी एक विशेष भाग से। इस विशेष भाग को हम लोग डीए कह देते हैं, और जो भी क्षेत्र बना रहा होगा, मान लीजिए घनकोण यहाँ पर डेल्टा ओमेगा है, डेल्टा ओमेगा घनकोण में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दैट इज ई कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न करेगा। तो उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स डी फाई, एक छोटे से पार्ट से कितना आप निकाल सकते हैं वैद्युत फ्लक्स, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अगर हमें टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, कॉस थीटा है ये, तो हम इसे ई डॉट डी ए था हमारा, ई डॉट डी ए, पहले डॉट हटाइए, अदिश गुणन होता है इसका, तो क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा दैट इज डेल फाई। अगर हमें संपूर्ण निकालना है कि कुल कितना वैद्युत फ्लक्स आएगा, तो संपूर्ण मान के लिए आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं, संपूर्ण मान के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, डी फाई इक्वल टू ई आपका होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट है उन्हें उठा के बाहर कर देते हैं, 4πε0 बाहर कर दिया, तो यहाँ पर आपको मिल गया डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको याद है यही संपूर्ण घनकोण के लिए फॉर्मूला है, तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं Q/4πε0
डेल ओमेगा, और संपूर्ण घनकोण के लिए इसका मान होता है 4 पाई, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और ये आपको मिला Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमको प्रूव करना था गॉस की प्रमेय के अनुसार। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी परिबद्ध किसी भी बिंदु से निकलने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये हम लोग ने यहाँ पर देखा, तो यानी पाई इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, दो लंबे सीधे तार जिसमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन तारों में 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो दो तार है हमारे पास, और दो तार है हमारे पास। अब जरा देखें, इसमें ये दो तार हैं और इनके बीच की ये दूरी है, दैट इज स्मॉल आर। और अब हमको लेना है, मान लीजिए इसमें I1 करंट जा रही है, इसमें I2 करंट जा रही है, इनके बीच में फोर्स कितनी लगेगी। तो इनके बीच में लगने वाले चुंबकीय बल का फॉर्मूला है F/L। F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन स्मॉल आर। तो इसमें बस आपको वैल्यूज रख देनी है। अगर आप देखें सबकी वैल्यू, F निकालना है आपको। L दिया 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7। I1 I2 प्रत्येक में 5 एम्पियर है, तो इंटू 5 अपॉन R एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप इसका भी पॉइंट पावर में दे सकते हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर -2, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं -3। अब जरा देखिए, यहाँ से कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, 5 5 जा 25 और F की वैल्यू आ गई। ये भी आप इधर माइनस में इसको ऐड कर दीजिएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -8 हो गया, -3 गया, तो 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो इस छोटे से फॉर्मूले में केवल आपको ये वैल्यूज रख देनी है। जब दो धारावाही चालक एक दूसरे से कुछ दूर पर हैं, इसमें I1 करंट जा रही थी, इसमें I2 करंट जा रही है, उनके बीच में दूरी R है, तो उनके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक सिंपल से फॉर्मूले में ही आपको इसमें रखना था। इतनी बात हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्रेरक में धारा I इक्वल टू 5 + 16t से व्यक्त की जाती है, जिसमें I न यहाँ I था होना चाहिए, I तथा T क्रमशः एम्पियर और सेकेंड में है। प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट का है, तो ज्ञात कीजिए स्व प्रेरकत्व।
देखिए जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि अगर आपको इसका फॉर्मूला याद होगा तो आप इसमें दो तीन चीजें पहले आप निकाल लेंगे जो वो जानना चाहता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है, गिवन में है I इज इक्वल टू 5 प्लस 16t। अगर हम इसमें दोनों t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हम कह सकते हैं डेल आई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 प्लस 16 इंटू 1, यानी 16 एम्पियर पर सेकेंड। ये हम लोग ने इसका एम्पियर पर सेकेंड, ये हम लोग ने इसकी वैल्यू पहले निकाल लेनी है। अब हम लोग देखते हैं अतः कुंडली का स्व प्रेरकत्व, कुंडली का स्व प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व के लिए क्या फॉर्मूला है किसी कुंडली के स्व प्रेरकत्व? L इज इक्वल टू दैट इज माइनस E डेल आई अपॉन डेल टी। आप ये भी कह सकते हैं डी आई अपॉन डी टी। वैल्यू रख दीजिए माइनस ई, आपको दिया 10 मिली वोल्ट दिया हुआ है, आप यहाँ लिख सकते हैं 10 इंटू 10 के पावर माइनस 3। और ध्यान में रखिए डेल आई अपॉन डेल टी आपने निकाला 16। अगर यहाँ हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया माइनस 0.625 इंटू 10 के पावर माइनस 3, यानी माइनस 0.625 मिली हेनरी। स्व प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी में होता है और इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखिए इसमें वैल्यू रखना है, सबसे पहले हमको निकालना है डेल आई बाई डेल टी निकालना है, और उसके बाद ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व क्या है, तो माइनस ही डेल आई अपॉन डेल टी। इसमें केवल वैल्यूज आपको रख देनी है और इसका स्व प्रेरकत्व आप निकाल लें। फिर कह रहा है कि प्रेरक में t बराबर 1 सेकेंड में संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो संचित ऊर्जा भी आप निकाल सकते हैं। संचित ऊर्जा दैट इज हाफ L I नॉट का स्क्वायर, जहां I नॉट आपकी अधिकतम ऊर्जा है। तो ये दे भी रहे हैं t बराबर 1 सेकेंड पर, तो इसमें t की जगह अगर हम 1 रख देते हैं तो ये जाएगा 5 प्लस 16 इंटू 1 दैट इज 21 एम्पियर। ये 21 एम्पियर आपका यहाँ पे काम करेगा, तो दैट इज हाफ L की जगह वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज 0.625 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 21 होल स्क्वायर, तो ये 1/2 इंटू 625 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू 441। अब आप इसे आसानी से कैलकुलेशन करके इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। सर और सबसे पहले आपको एक बार फिर से रिपीट कर दें, आपको ध्यान में रहे कि यहाँ पर आपको स्व प्रेरकत्व निकालना था। स्व प्रेरकत्व L इज इक्वल टू फार्मूला माइनस E डेल आई अपॉन डेल टी डी आई अपॉन डी टी। तो हम लोग अभी हम लोगों ने किया था I की वैल्यू निकाल के उसका अवकलन कर लिया था, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी थी और उसके बाद उसकी ऊर्जा निकाली थी। ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ L I नॉट का स्क्वायर, जो समय अधिकतम आपको एनर्जी आपको मिली थी, रख दिया गया था। अब जरा देखें, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक 50 वाट 100 वोल्ट के वैद्युत बल्ब को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के वैद्युत लेंस सेल से होना चाहिए था, सेल से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की गणना कीजिए। अब जरा देखिए उसके क्रम में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, उस संधारित्र को हम लोग को निकालना है, यानी हमारा ये आरएल सर्किट हो गया है। आरएल सर्किट में हम लोग को निकालना है, लेकिन जब कभी ये बल्ब दिया हो इस तरह की इस तरह का आपको बल्ब दिया तो सबसे पहले हम लोग बल्ब की सब चीजें निकाल लेंगे।
ताकि ये हमें बाद में हमें सपोर्ट करें। तो हम यहाँ निकालेंगे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस। तो बल्ब का रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज V स्क्वायर अपॉन P, और V स्क्वायर आपका हो गया 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 अपॉन P आपको दिया 50। तो आप जरा देखिए ये आ गया आपका 200 वॉट। 200 वॉट बल्ब कितना करंट सहन कर सकता है, तो उसको भी आप निकाल लें। I इक्वल टू P अपॉन V। P आपको दिया है 50 और V आपको दिया है 100, तो दैट इज 0.5 एम्पियर। तो ये आपको दिया गया है कि एक बल्ब, पहले इसको निकाल लेंगे हम लोग। अब हम देखते हैं कि किससे जोड़ना है इसको हम लोग को श्रेणी में लैंप के लिए आवश्यक, तो 200 वोल्ट से जोड़ना है। तो ये आपका परिपथ की प्रतिबाधा हो गई। और प्रतिबाधा के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, ये है प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा Z। तो Z इक्वल टू V अपॉन I, पहले आप निकाल लीजिएगा। अब आपको इसे 200 वोल्ट से जोड़ना था, अब करंट आप कितनी दे रहे थे, 0.5 एम्पियर। तो ये हो गया आपका 400 ओम। हमेशा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ये चीज हम लोग यहाँ जान गए। लेकिन अब ये हमारे पास RL सॉरी ये RC सर्किट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार Z स्क्वायर इक्वल टू XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Z आपका हो गया 400, XC की वैल्यू अगर आपको याद हो तो 2 पाई FC, F आवृत्ति है, C संधारित्र की धारिता है, इसका होल स्क्वायर आप होल स्क्वायर रखें। R स्क्वायर आपका हो गया 200 का स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर करें। यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 अपॉन 2 पाई F। अभी हम लोग F की वैल्यू रखेंगे। C इक्वल टू हो गया 1600 में 400 घटा दिए 1200। लेकिन अगर आप यहाँ स्क्वायर रखते हैं तो चलिए हम रख देते हैं स्क्वायर, ये आपको वैल्यू मिली, यानी 1 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14। F आपको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज लिखना है आपको, इंटू C इक्वल टू, इसका रूट ले लेंगे 40√3। यानी यहां से हम लोग देखते हैं कि जरा इसको ठीक कर लिया जाए। यहां से हम लोग देखते हैं C इक्वल टू, C निकाल लीजिए, 1 अपॉन 2 3.14 इंटू 60 इंटू 40√3। तो हम लोग अब इसे कैलकुलेट करके इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपको करना रहेगा, तो अब हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया था, 50 वाट और 100 वोल्ट का बल्ब दिया है। तो जब भी बल्ब दिया जाएगा तो हम इसका करंट निकालेंगे, कितना करंट टॉलरेट कर सकता है, कितना इसका रेजिस्टेंस है वो भी हमने निकाला। फिर इसके बाद हमने देखा कि चूंकि जिसमें ये संधारित्र दूसरी सीरीज जुड़ी हुई है, तो ये हमारा आरसी सर्किट है। तो आरसी सर्किट में हम लोग प्रतिबाधा लेते थे Z, और प्रतिबाधा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Z इक्वल टू XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसमें XC की जगह 1 अपॉन 2 पाई FC था, FC का स्क्वायर है, R का स्क्वायर है, एंड दैट इज Z स्क्वायर।
आप Z भी निकाल चुके, R भी निकाल चुके, ये सब चीजें आपको पता है, केवल C निकालना था तो C आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग ने ये भी क्वेश्चन कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बामर श्रेणी की द्वितीय तरंग रेखा की तरंग दैर्घ्य इतना है, ज्ञात कीजिए रिडबर्ग कांस्टेंट और बामर श्रेणी की प्रथम तरंग दैर्घ्य। तो बामर श्रेणी के लिए अगर आपको तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला याद हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या है? 1/λ इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ n से आने वाली ऊर्जा स्तरों की संख्या है। तो अब ये कह रहा है द्वितीयक रेखा की तरंग दैर्घ्य, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 1/λ इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 2 के बाद 3 है 4 है, पहले 3 में आता, अब द्वितीय रेखा कह रहा है तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर, इसमें आपको वैल्यू रख देना है अच्छे से। अब आप देखिए 1/λ इक्वल टू आपको मिला, दैट इज R 1/4 माइनस 1/16, दैट इज 3/16। यानी यहां से अब हम लोग जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू आपको मिल गया 16/3 लैम्डा। लैम्डा जो भी है वैल्यू आप रख सकते हैं, तो वैल्यू आपको लैम्डा की दी है 4860 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसमें वैल्यू रख दें तो ये हमारी वैल्यू रिडबर्ग 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। अब कह रहे बामर श्रेणी की प्रथम तरंग दैर्घ्य, तो प्रथम तरंग दैर्घ्य के लिए n की जगह जो हम लोग द्वितीय तरंग के 4 रख रहे थे, n की जगह हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो प्रथम तरंग दैर्घ्य 1/λ इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो 1/λ इक्वल टू कैपिटल R 1/4 माइनस 1/9, दैट इज 5/36। यानी लैम्डा इक्वल टू हो गया हमारे पास 36/5R। तो इस तरह से हम लोग R की वैल्यू को रख करके ये लैम्डा की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो केवल आपको चैप्टर अगर एक बार आप रिवीजन भी करेंगे तो भी आपको ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखें। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर ने अपनी जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी, उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला पोस्टुलेट क्या था? पहला उनका पोस्टुलेट था, उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला पोस्टुलेट है उनका कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को हम लोग MBR कहते हैं, देखिए इसका एंगुलर मोमेंटम है, उस मुख्य क्वांटम संख्या के h/2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है।
जैसे 0.2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये हमारा पहला उन्होंने दिया था अपना पोस्टुलेट। सेकंड उन्होंने जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी वो उन्होंने बहुत बढ़िया बताया था कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय किसी भी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल ही उसके अभिकेंद्री बल का कार्य करता है और इसीलिए ये इसके चारों ओर निरंतर उस कक्षा में घूमता है और घूमते समय किसी भी प्रकार का ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रॉन है और ये जब घूम रहा है तो इनके बीच में ये एंगल बना है 90 डिग्री और वक्डन क्या होता है? वक्डन होता है एफ डॉट डी और एफ डॉट डी माने क्या हो गया कि एफ डी कॉस 90 यानी वक्डन शून्य होता है। अर्थात स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार का ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं और इस प्रकार उनकी ऊर्जा एक कांस्टेंट बनी रहती है। जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को जो खत्म कर रही थी उसको उन्होंने सही किया। थर्ड उन्होंने बताया था कि अगर किसी कारणवश किसी इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा अतिरिक्त रूप से प्राप्त होती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी निजी कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा की ओर चला जाता है और अपनी ऊर्जा को, मान लीजिए यहाँ E2 ऊर्जा है, यहाँ E1 ऊर्जा है, तो अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए 10⁻⁸ सेकंड में अपनी कक्षा में वापस लौट आता है। तो लौटते समय ये ऊर्जा का जो अपनी ऊर्जा जो है उसको विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करते हुए लौट आता है। तो ये क्वांटम सिद्धांत से ये किसके बराबर है? h इंटू न्यू, इसको hc बाई लैम्डा भी कह सकते हैं, दैट इज hc बाई लैम्डा। आप यहां से आते समय उस इलेक्ट्रॉन की या जो भी उसने उत्सर्जित किया विद्युत चुंबकीय तरंग की कुल आवृत्ति की गणना कर सकते हैं आप यहां से। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की विकिरण ऊर्जा और कुल आवृत्ति इतने हर्ट्ज की आवृत्ति वो देगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। लैम्डा निकालना हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी आप डेल्टा ई को नीचे लेते जाएं। अगर आपको लैम्डा निकालना है तो आप यहाँ से निकले कि उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी? SC अपॉन डेल्टा ई। और यहाँ पर हमारे भैया जानते भी होंगे, अगर हम H प्लैंक नियतांक की वैल्यू रखें, C की वैल्यू रखें और E का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें तो इस फार्मूले को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सबकी वैल्यू रखें, अगर आपको याद हो 1 2 3 4 5 अपॉन डेल्टा ई, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहे, याद रखिएगा, तो आंसर आप डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में मिल सकता है। तो ये हम लोग ने इस चीज को हम लोग ने देखा और बोर की परिकल्पना का हम लोग ने उसका पूरा तीनों परिकल्पना हमने यहाँ पर जाना उसको। अब देखिए नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन, तो दो क्या है इसको समझाइए। तो नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन क्या है कि दो हल्की नाभिक अगर मिलते हैं, मान लीजिए हम हाइड्रोजन की बात करें, चलिए ड्यूटेरियम ही करते हैं, तो 1H2, तो ड्यूटेरियम अगर हम करते हैं (1H2 + 1H2) तो ये हमारा हो जाएगा 1H3 + 0N1 प्लस एनर्जी ये लगभग 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब 1H3 ट्राइटियम, ये हमने ड्यूटेरियम लिया था, ये ट्राइटियम ले रहे हैं हम लोग। ट्राइटियम को अगर हम एक हाइड्रोजन से भी संलयन कराएं या एक ड्यूटेरियम से संलयन करा लें तो 2He4 + 1H1 एक हाइड्रोजन प्लस 17.6 MeV ये ऊर्जा आपकी प्राप्त होगी। तो ये संलयन की प्रक्रिया थी।
तो संलयन की प्रक्रिया में दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक को बनाते हैं और उसमें कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है इस प्रक्रिया में। इस प्रक्रिया को हम लोग नाभ की संलयन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं नाभ की विखंडन। नाभ की विखंडन में एक बड़ा परमाणु होगा, मान लीजिए 92 235 है। अगर इस पर एक न्यूट्रॉन की 235 है, इस पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाए तो बेरिलियम, क्रिप्टॉन और ढेर सारी एनर्जी को रिलीज करता है। ये बेरिलियम बनाएगा, प्लस क्रिप्टॉन देगा, प्लस 3 न्यूट्रॉन आपको दे रहा है, प्लस एनर्जी दे रहा है। तो बड़े नाभिक का छोटे नाभिकों में ब्रेक करना, ये आपका कहलाता है, ये आपका कहलाएगा नाभिकीय विखंडन। तो इस तरह से दो हल्के नाभिक मिलकर जो बड़े नाभिक बनाते हैं, नाभिकीय संलयन कहता है। और बड़े नाभिक यानी रेडियोएक्टिव तत्व भी, उसमें हम एक उदाहरण लिए थे जिसमें एक न्यूट्रॉन की बमबारी करके उसको हम छोटे हल्के नाभिकों में ब्रेक करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी नाभिकीय विखंडन कहलाती है। अब हम आते हैं फोटो डायोड क्या है। प्रकाश संसूचक के रूप में इसका अनुप्रयोग समझाइए। तो फोटो डायोड क्या है, तो देखिए इसके लिए हमने यहाँ पर एक फिगर भी बना दिया है आपको कि फोटो डायोड है क्या। तो फोटो डायोड क्या है, एक अति संवेदनशील पीएन संधि डायोड है जिसमें हम लोग हाईली डोप्ड पी और एन पार्ट लेते हैं। हाईली डोप्ड का मतलब इसमें जो धन कोटर और इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या ज्यादा होती है और इनको हम लोग पक्ष दिशिक रखते हैं। आप देखिए प्लस, हमने इसको प्लस से ऐड कर रखा है और इसको हमने किससे कर रखा है, माइनस से ऐड कर रखा है। जैसे ही और इसके बीच में जो हमारा गैप है वो 0.1 वोल्ट का होता है। अगर हम विद्युत धारा करें तो 0.1 वोल्ट का विद्युत धारा गैप होगा और हमें पक्ष धारा प्राप्त होने लगेगी। ये जो धारा मिलेगी इसे हम लोग अद्वितीय धारा कहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश इसके ऊपर डालेंगे, जो प्रकाश की वोल्टता होती है, एनर्जी होती है, वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। और ये प्रकाश जैसे पड़ेगा तो ये हमेशा पी भाग और इसका संधि भाग, ये पारदर्शी पट्टी होती है। इसके भाग नीचे नीचे वाले भाग को हम लोग काला पेंट कर देते हैं। जैसे प्रकाश इसके संधि स्तर पर पड़ता है, इसके उपसंयोजक टूट करके कोटर और इलेक्ट्रॉनों के रूप में मुक्त होते हैं। इनका घनत्व बढ़ जाता है और जब इनका घनत्व बढ़ जाता है तो ये पक्ष धारा की प्रबलता को बढ़ा देते हैं और जिससे हमारा एक परिपथ ये पूरा हो जाता है। इस तरह से फोटो डायोड पर जरा से भी करंट, जरा से भी प्रकाश डालने पर ये पक्ष धारा में धारा का मान बढ़ा देता है और इसको हम लोग कई जगह यूज करते हैं। कंप्यूटर पंचकार्डों में यूज करते हैं, सिग्नेचर में करते हैं। तो इस तरह से फोटो डायोड का हम लोग काफी यूज करते रहते हैं और इसका आकार मुश्किल से 2 mm से 3 mm के बीच में ही होता है। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जरा देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो इसके लिए हमने आपको यहाँ पे चित्र भी आपको बना दिया कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है कि जब दूर की वस्तुएं, निकट की वस्तु तो हमें एकदम साफ दिखाई दे, लेकिन दूर की वस्तुओं का अनंत दूर बिंदु हमारा बहुत कम हो जाता है, तो दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये जो रेज आ रही है तो ये कारण इसका क्या होता है, रेटिना की लंबाई का बढ़ जाना, बढ़ना होता है या वक्री भाग का बढ़ जाना। अब जरा देख रहे हैं जहां प्रतिबिंब हमको यहाँ पर बनना था तो वो ठीक इसके पहले बनने लगा है पी पॉइंट पर। अगर हम इस पॉइंट को दिखाएं तो ये जरा देखें, ये पी पॉइंट पर पहले इमेज बनने लगी है, तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष है। अब निकट दृष्टि दोष, अब जरा देखिए ये आई रेज और ये रेटिना के पहले ही इमेज बनाने लगी पी पॉइंट पर, ये निकट दृष्टि दोष है। अब ऐसे प्रॉब्लम से हम लोग निपटने के लिए क्या करते हैं, यहाँ हम उतनी दूर का एक अवतल फोकस दूरी लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं और जो अवतल लेंस क्या करेगा, इस रेज को फिर से रेटिना पर स्थापित करेगा और इस तरह से इसके निवारण, अवतल लेंस लगाकर हम इसका निवारण कर सकते हैं। तो इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
कि अफवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अफवाह वेग क्या है, इस चीज को पहले हम लोग समझ लिया जाए कि अफवाह वेग आपका क्या था। कि जब भी किसी चालक के सिरों पर ये चालक है, इसके सिरों पर वोल्टेज स्थापित की जाती है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित गति करते रहते हैं। दो परमाणु के मध्य अंतरा परमाणु स्थान में अनियमित गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, अपनी ऊर्जा खोते और पाते रहते हैं। जैसे इसके सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित होता है, तो ये उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, एक नियत वेग, एक लघु वेग से गति करने लगते हैं, और इस वेग को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लोग वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये एक पदार्थ है जो प्रति एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या n है, इसका क्षेत्रफल a और लंबाई l है, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो अगर हमसे कुल आवेश कितना हो जाएगा तो हम कह देंगे n a l इंटू ई। तो धारा कितनी हो जाएगी? I क्या हो जाएगा? Q बाई टी, यानी n ई को आप आगे ला सकते हैं, ई ए एल बाई टी। एल लेंथ को वो टी समय में क्रॉस कर रहा है, दैट इज वेलोसिटी। आप ये कह सकते हैं एन ई ए वी डी, यानी धारा इक्वल टू क्या हो गया आपको? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहां एन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ए क्षेत्रफल, और वी डी ये आपका हो गया अनुगमन वेग। तो धारा और अनुगमन वेग में यही संबंध है। इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई होगी। अब जरा देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। हमारे पास दो लेंस हैं और इनकी फोकस दूरी हमने ले लिया f1 और f2, और ये परस्पर संपर्क में रखे हैं। पहले लेंस से जो वस्तु है वो रखी है इससे u दूरी पर, कितनी आगे रखी है? u दूरी पर रखी है, और पहले से जो इमेज बन रही है वो v डैश पे बन रही है। अगर हम आपसे कहें कि यदि पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है तो आप इसके लिए क्या फॉर्मूला दोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब चूंकि v डैश पे बन रहा है तो आप यहाँ पे v डैश दिखाइएगा, 1/v डैश माइनस 1/u, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम आपसे ये पहले लेंस की फोकस दूरी, अगर हम आपसे कहें कि ठीक है ये आपका हो गया, अब बताएं पहले लेंस द्वारा बना हुआ इमेज दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? तो दूसरे लेंस के लिए लिखेगा 1/f2 1/v। अब फाइनल डिस्टेंस से v पे बना रहा है, क्योंकि पतले लेंस हैं तो मोटाई का हम कोई ज्यादा फैक्टर लेंगे नहीं, तो यहाँ पे करेंगे 1/v माइनस 1/u, u की जगह 1/v डैश, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से ध्यान दें, दो लेंस संपर्क में रखे हैं, पहला लेंस u दूरी पर और इसकी इमेज बन रही v डैश पर, तो इसने अपना v डैश बनाया, और हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया, पहले लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, और तो यानी ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा। हमने लिखा 1/v माइनस 1/v डैश। समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, ये आपका इससे कैंसिल हो जा रहा है, 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u, अगर परिणामी फोकस दूरी f है तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल F, यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए जो फॉर्मूला आपने दिया 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए आपने फॉर्मूला दे दी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा।
देखिए दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखिए और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता है, तो रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ, सबसे पहले मैं यहाँ पे दो वर्ड जरूर वहां पे लिखेगा कि दूरदर्शी की चूंकि विभेदन क्षमता के लिए फॉर्मूला ये उसके लिए फॉर्मूला नहीं है। तो विभेदन क्षमता क्या होती है, पहले समीप रखी दो वस्तुओं को कि बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसे किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग स्पष्ट देखा जा सके, समझा जा सके, विभेदन सीमा कहते हैं। और यहाँ की जो विभेदन सीमा है, दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा है वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या है, तो विभेदन सीमा इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो ये थी 1.22 लैम्डा ओवर डी, 1.22 लैम्डा ओवर डी, जहां लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है और डी चौड़ाई है। यानी अगर हमसे कह दिया जाए विभेदन क्षमता क्या है, तो विभेदन क्षमता होती है, विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। यानी विभेदन क्षमता इक्वल टू 1 विभेदन सीमा 1 विभेदन सीमा। अब विभेदन सीमा में हम जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगी 1.22 लैम्डा। इसका मतलब किसी दूरदर्शी की क्षमता को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें उसके द्वारक का मान ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो किसी भी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उसके द्वारक का मान बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये दी गई है आपको, En इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब कह रहा है कि n बराबर 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तरों को खींचिए। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को उत्सर्जन को स्पेक्ट्रम की लाइमन और बामर श्रेणी को प्रदर्शित कीजिए। अब जरा देखिए, अगर हम इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो हम यहाँ पर एक चीज मिलेगी हमको, कि जब कोई हमने बोर के सिद्धांत में पढ़ा था कि जब किसी भी परमाणु को किसी बाह्य कारणों से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो अपनी ऊंची कक्षाओं में चला जाता है, अब वहां से वो 10⁻⁸ सेकंड में अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। तो ये डायरेक्ट भी आ सकता है, विभिन्न ऊर्जा स्तरों को पार करते हुए भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों को पार करते हुए आता है तो हमें कई तरह की रेज मिलती है। अगर ये पहले अपने भाग में आ जाता है n=1 में आता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो मिला हमको ये लाइमन श्रेणी मिली है। ये कौन सी श्रेणी मिली हमें, लाइमन श्रेणी मिली। हाँ, इसका उच्च इसका यहाँ पे लिख सकते हैं n -RSC यानी -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये पहला ऊर्जा स्तर हुआ, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन, और अंत में हम लोग आयनाइजेशन लेवल लेते हैं इसको। तो यदि कोई परमाणु विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अपने पहले कक्षा में संक्रमित होता है, आता है, तो वो जितनी भी तरंग दैर्ध्य है वो हम किसमें पढ़ेंगे, उसको लाइमन श्रेणी में पढ़ेंगे। लाइमन श्रेणी के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/λ = r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहां n का मान हम लिखेंगे 2 3 4 एंड सो। इसी तरह से यदि कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो ये जो भी सीरीज मिलेगी ये बामर सीरीज में आएगी। और बामर सीरीज के लिए आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 1/λ = r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर,
जहां n का मान क्या होगा 3, 4, 5 एंड सो। इस तरह से यदि किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे ऊर्जा स्तर में आता है तो जिस सीरीज में आएगा हमको इस तरह से 5 स्पेक्ट्रम मिलते हैं, लाइमन, बामर, पार्सन, बैकेट एंड फोन एंड सो। तो ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम यदि आपको याद हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के हमारे नियम क्या है कि किसी भी पदार्थ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। यानी तीव्रता जो है, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, तीव्रता उत्सर्जित धारा के अनुक्रमानुपाती। दूसरा है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा ताकि आपको याद रहे। तो आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। थर्ड पॉइंट में यह है कि तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है? तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। चौथा है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति यानी दहली आवृत्ति से भी कम है तो कोई भी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा। यानी दहली आवृत्ति, दहली कार्यफलन होना आवश्यक है। तो दहली आवृत्ति अलग अलग पदार्थों की अलग अलग होती है और इससे कम अगर हम देंगे तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोई उत्सर्जन नहीं होगा। अब पांचवा पॉइंट है कि जैसे ही प्रकाश किसी धात्विक पदार्थ पे पड़ेगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाए, तुरंत ही उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा। तो यानी जैसे ही प्रकाश किसी पदार्थ पे पड़ेगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत ही प्रारंभ होता है। इसमें टाइम लैग नहीं होता, समय पश्चाता नहीं होती है। आप लिख सकते हैं नो टाइम लैग। तो इस तरह से हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम देख रहे हैं। पहला नियम क्या था कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी धारा बढ़ जाती है। दूसरा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरा, आवृत्ति तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। चौथा, हर एक पदार्थों की दहली आवृत्ति अलग अलग और निश्चित होती है। दहली आवृत्ति से कम डालने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे जितनी देर प्रकाश डालें। और लास्ट में है कि जैसे ही किसी धात्विक पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन प्रकाश पड़ता है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को आप पढ़िएगा अच्छे ढंग से। अब जरा देखें, अब हमारे पास है सौर सेल की कार्य प्रणाली समझाइए और उनके उपयोग लिखिए। तो चलिए अब हम लोग सौर सेल को देखते हैं। सोलर सेल, तो यही सोलर पैनल होता है। सोलर पैनल पर हम लोग करते क्या है कि ये आपका n भाग है, ये जो थिकनेस है आपको दी गई है, ये इसकी थिकनेस है n, इसकी थिकनेस है और ये n पार्ट है। मान लेते हैं हम इसको, ये 300 माइक्रोमीटर का है और इसके ऊपर एक पतली पारदर्शी प्लेट लगाई जाती है, पी प्लेट की, ये, और ये है 0.3 माइक्रोमीटर। और पारदर्शी इसलिए लगाते हैं कि आपतित प्रकाश इसको पार करके इसके संधि स्थल पर पहुंच सके और जो निश्चित ऊर्जा गैप है, जो एनर्जी का गैपिंग बनी हुई है 0.1 वोल्ट की, जो आपतित प्रकाश है इसकी जो वोल्टेज होती है लगभग 1.5
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, तो वो इसकी एनर्जी गैप को पूरा कर देती है, और ये जैसे ही इसके ऊपर पड़ेगी एनर्जी गैप कंप्लीट होगा, वैसे ही इसके जितने भी पॉजिटिव होल हैं ये ऊपर आएंगे, एन वाले नीचे की ओर जाएंगे, और इस तरह से हमें परिपथ में धारा का संचार होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन पूरा फ्लो होकर के आना शुरू कर जाएंगे। तो इस तरह से जो इनके बीच में जरा देखिए, एन टाइप है, डिप्लीशन लेयर है, पी टाइप है, इन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया ताकि इससे हमारी तीव्रता हमारी यहाँ पर कई गुना बढ़ जाती है, और उस तरह से ये सोलर सेल जो भी एनर्जी इसको मिली ये इसे पूरा करके और ये सर्किट में हमारे फ्लो होने लगता है। तो ये हमारा हो गया था सोलर सेल की कार्यप्रणाली और उसका उपयोग। इसका उपयोग तो हम लोग जानते ही हैं, अपने घरों में विद्युत ऊर्जा के सेव के रूप में बचाने में हम लोग इसको करते हैं। तो अब जरा देखें, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें। किसी डायोड की संधि भाग की अग्र अभिनेत्री उत्क्रम अभिनेत्री की अवस्थाओं में धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। देखिए हमारे पास फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का पूरा है। फॉरवर्ड बायस में हम लोग क्या करते हैं कि पीएन संधि डायोड लेते हैं, और पी को फॉरवर्ड बायस में क्या करना है, पी को पी प्लस से जोड़ देना और एन को किससे जोड़ देना है, माइनस से जोड़ देना। जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं तो वैसे ही क्या होगा कि पी में हमारे पास है धन कोटर, पी में हमारे पास धन कोटर है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव होल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स तेजी से आकर्षित होंगे इधर की ओर, और जितने भी सॉरी इसमें हमारे पास धन कोटर है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर है, ये इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित होते हैं धन सिरे की ओर, और जितने भी होल है हमारे पास ये तेजी से आकर्षित होंगे इधर की ओर। ये दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से चलना प्रारंभ करेंगे। तो जब तेजी, चूंकि आगे हाई वोल्टेज है तो ये लगातार इनको देते ही रहेंगे, और इस तरह से फॉरवर्ड बायस में करंट हमको माइनस से प्लस की ओर ये मिलेगी धारा, अरे सॉरी प्लस से माइनस की ओर ये धारा आ रही है, और ये फॉरवर्ड बायस आपको मिलेगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट हमको मैक्सिमम मिलती जाएगी। यहाँ पर जरा देखें, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, और ये कैथोड का काम करता है और ये एनोड का काम। लेकिन अब ऐसा भी होता है कि जब हम रिवर्स बायस में जाते हैं तो यदि हम इनकी वोल्टेज को बदल दें, इसमें नहीं दिया हुआ इसके टर्मिनल्स को अगर हम बदल दें तो होगा क्या कि जब टर्मिनल्स को हम इसको बदल देंगे तो सारे धन कोटर माइनस की ओर आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ जाएंगे, हमारी डिप्लेशन लेयर, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर का एरिया बढ़ जाए। लेकिन जब इस वोल्टेज को हम एक निश्चित मात्रा से ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमको धीरे धीरे विपरीत दिशा में भी एक धारा मिलेगी, और एक समय आएगा इतना वोल्टेज लगाएंगे कि ये एवलांची ब्रेकडाउन से भी, इसे एवलांची ब्रेकडाउन कहते हैं, इसके बराबर हो जाएगी, तो धारा में विपरीत दिशा में भी प्राप्त होने लगेगी। तो हम यहाँ फॉरवर्ड बायस में भी यहाँ पे करंट ले रहे हैं, और यहाँ पे हम रिवर्स बायस में भी हम करंट ले रहे हैं, और एक ये इसे हम बोलते हैं एवलांची ब्रेकडाउन, एवलांची भंजन। तो इतना हम विभव लगाते हैं एवलांची एवलांची ब्रेकडाउन करते हैं तो हमें विपरीत दिशा में भी हमें धारा मिलती रहेगी। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस भी हम लोग ने इसको देखा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। अभी खत्म,
अब हमारा क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में परिपथ चित्र बनाइए और इसकी क्रियाविधि समझाइए। अब जरा देखिए, यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर से हमें यहाँ पर 2 पीएन डायोड को ऐड करना है। 2 पीएन डायोड हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं और ये 2 पीएन डायोड, एक डायोड हमारा ये है पीएन डायोड और दूसरा पीएन डायोड हमारा ये है। हम दोनों कुंडली के, द्वितीय कुंडली के दोनों सिरे से एक एक पीएन डायोड को जोड़ करके और उसको हम लोग मेन से जोड़ते हैं और मेंस को द्वितीय कुंडली के शून्य विभव बिंदु, सेंटर टेप, 0 वोल्टेज यानी न्यूट्रल पॉइंट से हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। जब हम इसे जोड़ देंगे तो होगा क्या कि अब जरा इसकी क्रियाविधि देखें। ये ट्रांसफार्मर है, ये इनपुट में हम यहाँ पर एसी दे रहे हैं, एसी हमने यहाँ दिखा भी रखा है, ये एसी। और जैसे एसी इसमें जाएगी और न्यून प्रेरण के कारण द्वितीय हमारी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होगी। ये धारा कैसे प्रवाहित होती है? क्योंकि जब एक सिरा हमारा पॉजिटिव होगा तो दूसरा सिरा हमारा कैसा बिहेव करेगा? नेगेटिव एंड की तरफ। तो जब फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव कारण फॉरवर्ड बैच में करंट गई और हमको आउटपुट में ये भाग मिला। सेकेंड हाफ में क्या हुआ? अब ये सिरा हमारा नेगेटिव एंड की तरफ बिहेव करेगा और ये सिरा पॉजिटिव एंड की तरफ बिहेव करेगा। अब सेकेंड हाफ में इसमें धारा गई और हमको मीन्स में ये मिला। ये लगातार क्रम से हमको इस तरह की धारा यहाँ पे मिलती जाएंगी लगातार और ये हमारा हो गया फुल डीसी। तो ये हम लोग ने ये करता क्या, अगर हम 2 पीएन डायोड का यूज कर रहे हैं तो एसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, फुल डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो करंट हमारी 0 से मैक्सिमम हो रही है, मैक्सिमम से 0 हो रही है। इसे हम लोग फ्लक्चुएशन कहते हैं। इससे बचने के लिए अगर हम इसके आउटपुट में यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ लगा दें, एक संधारित्र यहाँ लगा दें, तो संधारित्र का काम होता है आवेश का संचय करना। तो जब ज्यादा आएगी तो अपने लेगा और कम होगी तो ये हम इसको देते हैं और इस तरह से धारा एक स्मूथ में धारा एक जैसी मिलने लगेगी और ये हमारी हो गई फुल डीसी। तो इस तरह से हम लोग 2 पीएन डायोड की सहायता से हम एसी को कन्वर्ट कर देते हैं। ये एसी करंट थी, अल्टरनेटिंग करंट थी, प्रत्यावर्ती धारा थी और इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? दिश धारा में, पूर्ण दिश धारा में। अगर हमें अर्ध दिश धारा चाहिए तो केवल हम एक को यूज करेंगे। अगर हमें पूर्ण दिश धारा चाहिए तो हमें 2 पीएन डायोड का यूज करना होगा और दोनों को अब जोड़ करके ये शून्य विभव बिंदु से जोड़ेंगे। सेंटर टेप यहाँ 0 वोल्टेज है और इसमें फर्स्ट हाफ में इधर से करंट मिल रही है और सेकेंड हाफ में इधर फॉरवर्ड बैच से मिल रही है और दोनों लगातार में मिलेंगे और हमें पूर्ण दिश धारा आउटपुट में प्राप्त होगा। और इसको पूर्ण दिश धारा को स्मूथ करने के लिए, उसको एक समान करने के लिए हम इसके आउटपुट में एक हम कैपेसिटर जोड़ देते हैं और इस कैपेसिटर को जब जोड़ देंगे तो हमें धारा एक जैसी धारा वहां पे मिलने लगेगी। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पीएन संधि डायोड का हम लोग ने वो देखा है। अब हम लोग देखते हैं जब कोई हाइड्रोजन परमाणु N1 ऊर्जा स्तर पर विद्युतीय होता है तो उसकी उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात करें। अब जरा देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के लिए हम लोग ने एक फॉर्मूला दिया था और वो फॉर्मूला था हमारा En इज इक्वल टू माइनस RHC अपॉन N स्क्वायर। ये आपको उत्सर्जित विकिरण के लिए अगर वो छोटी कक्षा से, किसी छोटी कक्षा से ऊंची कक्षा में जाता है, मान लीजिए छोटी कक्षा से ये ऊंची कक्षा में जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये इसका नाभिक है E1 से E2 के लिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H इंटू न्यू, यानी न्यू इज इक्वल टू क्या मिला हमको? E2 माइनस E1 अपॉन H। हम इसके उसकी आवृत्ति की, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति के लिए हम लोग व्यंजक निकाल लेते हैं। इतना बहुत आसान सा था, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, तो इसको आप आसानी से इसको कर सकते हैं।
जरा देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के लिए सिद्धांत को समझाइए, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अब जरा देखें, हम जरा देखें कि हमने फ्रिंज की चौड़ाई के लिए इसको बताने के लिए एक चीज और आपको बता दें, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत में एक सोर्स है, जब दोनों समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगे उसके किसी तरंगाग्र पर ही मिल रही है, तो नए सोर्स ऑफ साउंड S1 और S2 का कार्य कर रही है। ये तरंगे जा करके किसी पॉइंट पर जब मिलती हैं, तो जब मिलती है तो इनका व्यतिकरण होता है, इनकी तीव्रता घटती और बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर हम लोग उसको पढ़े हुए थे। तो मान लीजिए एक पॉइंट P पे जाके मिल रही है, और ये जो है ये दूरी हमारी S1 और ये हमारा सेकंड स्लिट है S2। तो इसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और जाके P पॉइंट पर मिल रही है। ये इसने थीटा फॉर्म किया। अब जरा देखिए, इनका मध्य बिंदु से हमने खींचा, पर्दे की दूरी d है और दो स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तो यदि हमसे कह दिया जाए कि यहाँ पर हमारा पथांतर कितना आएगा, पथांतर, तो पथांतर हम यहाँ पे दिखते हैं S2P माइनस S1P। बड़ी दूरी से हम इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, एक ये छोटा ट्रायंगल है और एक ये बड़ा ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसमें एक डिग्री 90 डिग्री दिख रहा है, दूसरा थीटा भी दिख रहा है। तो यानी अब हमें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज S1 S2, इसको हम A पॉइंट कह दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये आपका एक त्रिभुज ये हो गया था, तथा दूसरा त्रिभुज आपको कहाँ मिल रहा है कि दैट इज O पॉइंट, इसको हम लोग O पॉइंट दिखा दे रहे हैं। तो OPM त्रिभुज OPM में जरा देखिए ध्यान से, तो इन दोनों में आपको एक चीज समझ में आएगी कि अगर आप यहाँ से tan थीटा चलिए निकाल लें, दोनों समरूप है, दोनों के तीनों कोण आपस में परस्पर बराबर है, दोनों में थीटा 90 है, थीटा थीटा भी है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुजों में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से आपको मिलेगा कि tan थीटा आपको यहाँ से निकाल लें तो S2A अपॉन स्मॉल d, यहाँ से जो आपको मिल रहा है ये हो गया, ये दूरी को आप x मान सकते हैं, XM अपॉन कैपिटल D, यानी S2A आपको मिल गया, दैट इज स्मॉल d XM अपॉन कैपिटल D। ये हो गया पथांतर, दो उनके बीच का जो पथ का अंतर था, ये S2A, यही है आपका पथांतर। अगर आप इस पथांतर को देखें तो आपने पढ़ा होगा ये m लैम्डा के बराबर होता है। इसके बराबर है m लैम्डा, यानी यहां से उसकी स्थिति देखे, XM की स्थिति देखे, ये आपको मिल गया m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अच्छा, यहाँ पर एक दीप्त पड़ी, मान लीजिए एक दीप्त यहाँ पर पड़ी है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे XM+1 इक्वल टू M+1 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। यानी अगर हमसे कह दिया जाए फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, तो फ्रिंज की चौड़ाई को W से दिखाएंगे, W इक्वल टू XM+1 माइनस XM, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो d लैम्डा अपॉन स्मॉल d आप कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे मिलेगा M+1 माइनस M से M कैंसिल हो गया, और आपको मिला d लैम्डा अपॉन स्मॉल d।
तो व्यतिकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जब समान आयाम की समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो विभिन्न बिंदुओं पर उनकी तीव्रता अलग अलग होती रहती है। कुछ स्थानों पर अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है। तीव्रताओं के इस उतार और चढ़ाव को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। इस व्यतिकरण में कुछ स्थानों पर हमें अधिकतम तीव्रता मिलेगी, कुछ स्थानों पर हमें न्यूनतम तीव्रता मिलेगी। तो दीप्त भाग और अदीप्त भाग मिलता है। तो जहां पर हमें अधिकतम मिलता है तो वहां पर हम लोग ने दीप्त भाग से निकाल दिया है कि उसकी फ्रिंज की चौड़ाई डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, जहाँ कैपिटल डी पर्दे की दूरी डी लैम्डा, लैम्डा तरंगदैर्घ्य और डी क्या है, सिलेटों के बीच की दूरी है। और अब हम लोग लास्ट में ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो भैया हम जानते हैं ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो निम्न विभव प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव निर्भर प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए या उच्च विभव निर्भर प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज प्रवर्धन या धारा प्रवर्धन का काम कर सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसफार्मर किसी भी प्रकार का शक्ति प्रवर्धन नहीं करता। ये पावर को नहीं बढ़ाता। ये वोल्टेज बढ़ा देगा तो करंट कम करेगा, करंट बढ़ा देगा तो वोल्टेज कम कर देगा। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है हमारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये दो तरह के हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो हम सभी जानते हैं, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण का मतलब पावर इन प्राइमरी कॉइल power in primary coil is equal to power in secondary coil। तो आप यहाँ से ध्यान दे रहे होंगे, हम पावर को नहीं बढ़ा रहे हैं, यहीं पे सिद्धांत यहीं से लेके चल रहे हैं। पावर इन प्राइमरी कॉइल, अगर प्राइमरी कॉइल को हम लोग पी से दिखाना चाहें, सेकेंडरी कॉइल को ऐसे दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल की जगह हम वी पी इंटू आई पी लिखेंगे। पावर होती है वी इंटू आई, इसका हो गया वी एस इंटू आई एस। यहां से हम चाहे तो एक और भी चीजें निकाल सकते हैं कि आईपी अपॉन आईएस, आईपी अपॉन आईएस इज इक्वल टू वीएस अपॉन वीपी। इसे हम अभी इक्वेशन 1 ले रहे हैं। चलें इसके बारे में और देखने के लिए जरा देखिए, अगर हम वीएस अपॉन वीपी देखना चाहें कि व्हाट इज वीएस अपॉन वीपी, इसकी वैल्यू कैसे निकालें। ये वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है, यही हमारा वी एस अपॉन ई पी, और इसके लिए फॉर्मूला सबको याद होगा कि दैट इज माइनस एन। अगर हम प्राइमरी इसकी बात कर रहे हैं तो एन एस से दिखा देंगे, तो एन एस डेल फाइव बाई डेल टी एंड दैट इज माइनस एन पी डेल फाइव बाई डेल टी। तो अब जरा देखिए, दोनों का नेगेटिव आपका कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा इसकी वैल्यू। ये पूरा आपका ये कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव कैंसिल हो रहा है, that is ns upon np। यानी अब हमको एक फॉर्मूला मिला, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 को देखेंगे और 2 को देखेंगे तो हमको एक चीज समझ में आएगी कि vs अपॉन vp इज इक्वल टू ns अपॉन np इज इक्वल टू ip अपॉन is, और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो जब कभी आप वो लेने जाएंगे, ट्रांसफार्मर खरीदने जाएंगे, अगर आपको उच्च विभव का चाहिए तो कितना वोल्टेज इसमें लगेगा, तो आप उस वहां से वो आपसे पूछेगा भैया इसका परिणाम अनुपात बताइए। अगर आपने कह दिया 1.5 वोल्ट का है तो वो आपको देगा ऐसा ट्रांसफार्मर जो 1.5 गुना तक वोल्टेज आपकी बढ़ा दे। अगर आप स्टेप डाउन में करेंगे मांगेंगे तो आपको ऐसा ट्रांसफार्मर दे जो 1.5 गुना तक कम कर दे। यानी यही है परिणाम अनुपात, और इसी के आधार पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के बीच में हम लोग यहाँ पर दो मैग्नेटिक कोर करते हैं ताकि इसका प्रेरण, इसका दक्षता इसकी बढ़ाई जा सके, इसका प्रेरकत्व 100% हमारा बढ़ जाए। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर में
उसका न्यून प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये दो प्रकार का है, ऊंचाई और अपचाई, और दोनों हमारा इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। आप जरा देखें, इस बार बोर्ड के पेपर सरल बन रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो सारी हेडिंग जो बहुत सरल हैं उनको जरूर से दिया जाएगा। हर हेडिंग को जरूर पढ़िएगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में पहली हेडिंग हमारी बायो-सेवर्ट लॉ की है। बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहते हैं कि यदि कोई ये धारावाही चालक है और उसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है, उसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है, तो आप जरा देखें, अगर इसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है तो इसमें देखिए, अगर आई एम्पेयर की धारा बह रही है, इस चालक से आर मीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या फर्क पड़ेगा। तो प्रयोगों से ये आप कर भी सकते हैं कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड होती है करंट आई पर, ये डिपेंड होती है अल्पांश खंड की अपने कितनी चौड़ाई लिया, ये डिपेंड करती है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और साथ में ये कितना जो एंगल ये फॉर्म कर रहा था, कितना एंगल, तो उसके साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर आप चारों को आप जोड़ें तो आप कह सकते हैं कि आर मीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जब इसको हटाएंगे तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि ठीक है, ये बायोसेल्ट का नियम था। अब इसके आधार पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए, बायोसेल्ट के आधार पर मान लीजिए इसमें करंट में आई करंट की एम्पीयर धारा जा रही है, तो आई जा रही तो पूरा घूम करके ये आ रही है। तो एक छोटा सा खंड हम लेते हैं, इसके कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी। तो अब फार्मूला तो हमारे पास एक ही है कि मान लीजिए थोड़ा सा हो रही है तो हम इसे सिग्मा कह सकते हैं या डेल्टा कह देते हैं। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जो भी रेडियस यहाँ से बनाता है स्पर्श कोण वो 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पे लिखेंगे साइन 90। तो ये छोटे से खंड के कारण, अगर हमसे कह दिया जाए संपूर्ण कुंडली के कारण, कि संपूर्ण कुंडली के कारण संपूर्ण कुंडली के कारण कितनी तीव्रता होगी, तो आपको केवल इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेशन में दिक्कत लगे तो आप उसको समेशन भी कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर डीएल। डीएल का मतलब कितना हो गया, दैट इज टोटल, अगर रेडियस हम जोड़ें तो इसके सरकमफेरेंस के बराबर है, दैट इज 2 पाई आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर
इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब केंद्र पर आपको कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल रही है उसको देख के बताइए कितना आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो आप कह सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये था आपका 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आपने देखा कि इसके 2 पार्ट थे और दोनों पार्ट हम लोग ने इसको लगाए और दोनों पार्ट हमने आपको उसको बारे में आपको समझाया। यहाँ पर अब जरा ध्यान दीजिए, लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बच रहा है। एलसीआर परिपथ की सहायता से इसमें अथवा करके दिया गया है, अगर आप ध्यान दें तो ये अथवा में है। आपको हर एक क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको इजी लगे वो आपको जल्दी करना है और उन्हीं को फिगर सहित बनाना है। फिजिक्स में किसी भी चीज में हमें मैक्सिमम नंबर पाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी है, पूरा फिगर सहित उसको बढ़िया से समझाना है और उसको सारे फॉर्मूलों को डेरिवेशन करना है कायदे से, और अच्छी गुड हैंडराइटिंग में होनी चाहिए ताकि आपको उसका मैक्सिमम नंबर मिले। अब ये हमारे पास आरएलसी परिपथ है, श्रेणी क्रम में है और हमको इसके लिए अनुनादी परिपथ चाहिए। अगर आपको याद हो कि यहाँ पर आरएलसी परिपथ के लिए हम लोग z क्या निकाले थे, तो z इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर जो हम लोग एक्सएल और एक्सी के लिए हम लोग ने जो फॉर्मूला निकाला था, ये हमारा वी आर था वोल्टेज, ये करंट के लिए डायरेक्ट वो वीएल की डायरेक्शन थी, ये वीसी की डायरेक्शन। और अब हमसे कह दिया जाए कि इसका आपको परिणामी आपको निकालना है, तो यहाँ पे एक अनुनाद की दशा मिलती है कि जब वीएल वीसी के बराबर हो जाए, वीएल वीसी के बराबर हो जाता है तो धारा का मान आयाम अनंत हो जाता है और ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे के समान हो जाती है। इस स्थिति में अगर अनुनादी आवृत्ति की बात करें तो VL इक्वल टू आपका आ जाता है VC और VL होता है IXL इक्वल टू IXC, I से I कैंसिल, यानी XL इक्वल टू मिला XC। XL प्रेरण प्रतिघात है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एल, दैट इज ओमेगा एल। ये क्या है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा एक साइड ले आइए तो आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, यानी ओमेगा इक्वल टू मिला 1/रूट में LC। ओमेगा दैट इज 2πf इक्वल टू 1/रूट में LC, यानी F इक्वल टू मिला आपको 1/2π 1/LC। ये है अनुनादी आवृत्ति। तो हम लोग रेडियो स्टेशन इस सब पर जो एक निश्चित इसकी आवृत्ति की तरंगें आती हैं तो वो यही एलसी सर्किट द्वारा अलग करके ली जाती हैं और इसी को हम लोग अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति आपके लिए हो गई। अनुनादी आवृत्ति के लिए फॉर्मूला आपने देखा, F इक्वल टू 1/2π रूट में 1/LC। तो ये आपका अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक भी हो गया। तो कुल मिलाकर हम लोग 9वें क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट भी किए और आप देख रहे हैं कि आपको फिजिक्स की किताबों में आपको हर चैप्टर बढ़िया सा रीड करना है, हर फार्मूलों को आपको लिखना है, सभी चित्रों की प्रैक्टिस करनी है। और इस बार का पेपर अन्य सालों की तुलना में थोड़ा सरल आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीर क्वेश्चनों की, बड़े क्वेश्चनों की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी छोटे क्वेश्चंस होंगे उनको छोटे छोटे टिप्स में बना के चैप्टर वाइज
उनका समराइज कीजिए, उनका चित्र सहित समराइज कीजिए ताकि उनके चित्र आपके दिमाग में रहें, उनके फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके अधिकतम अंक की शुभकामना के लिए आज विद्या भारती की ओर से इतनी प्रस्तुति। धन्यवाद।